तो हाउ वाज योर फर्स्ट डे? कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा शुरू में थोड़ा ही आना चाहिए, शुरू में भी ज़्यादा समझना ठीक नहीं होता है ना, क्योंकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सुना है? तो शुरुआत में तेज़ नहीं भागना। हमेशा एक कहावत बोली जाती है जब हम तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वह कंसिस्टेंसी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी कंसिस्टेंसी होती है। शुरू में तेज़ भागोगे, थकोगे, बैठ जाओगे। इससे अच्छा है धीरे धीरे भागते रहो, आदत हो जाएगी, अपने आप स्पीड पकड़ते हैं। ठीक है? तो बस करते रहना है, ज़रूरी है लगे रहना। ठीक है? तो आज हम बेसिक्स ज्योग्राफी का देखेंगे। तो आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैं लूँगा। हिस्ट्री में एंशिएंट पढ़ाऊँगा, वर्ल्ड हिस्ट्री सर पढ़ाएंगे, और ज्योग्राफी का पोर्शन मैं लूँगा। ठीक है? पॉलिटी में एक पोर्शन सर कराएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। पॉलिटिकल थ्योरी वाला पोर्शन मैं कराऊँगा आपको। ठीक है? तो डिपेंडिंग ऑन द स्पेशलाइजेशन ऑन सब्जेक्ट हमने वो डिवाइड किया हुआ है सब्जेक्ट्स को। ठीक है? तो ज्योग्राफी के कुछ बेसिक्स हम आज पढ़ेंगे। जो सिलेबस है, सिलेबस हम मंडे से शुरू करेंगे। आज एक बेसिक सा हम जानेंगे कि हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे कैसे, हम कैसे स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी को, हमारा ज्योग्राफी का पढ़ने का तरीका क्या रहेगा। तो इंस्टेड ऑफ थियोराइजिंग द रिटन वर्ड्स, हम उसको थोड़ा प्रैक्टिकल साइड में लेके जाएंगे। ठीक है ना? हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि लिखा क्या है, उसको समझेंगे कि इसका पर्पज क्या है। ठीक है ना? एवरीथिंग दैट इज अंडरस्टूड वो अपने आप याद हो जाती है, उसको फिर वो क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें ज़रूरत है कि हम चीज़ों को समझ लें, हर चीज़ का क्यों, कैसे, क्या पता होना चाहिए। ठीक है? सो दैट आगे जब भी कोई क्वेश्चन आए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपसे डायरेक्ट पूछने वाले। इस साल कुछ पैटर्न चेंज हुआ है सीबीएसई ने, पता है क्या चेंज किया? सिलेबस चेंज नहीं किया, सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया, बोर्ड में कुछ चेंज किया। सिलेबस 8th क्लास तक चेंज हुआ है, 12th 11th 12th में कोई चेंज नहीं है। एग्जाम में चेंज किया है। पहले कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते थे, कितने आते थे? 20। अभी उसको बढ़ा दिया, 30 या 40 किया इस साल से। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बढ़ा दिया है नए पैटर्न में, और जो आपके सब्जेक्टिव थे उनको थोड़ा सा कम किया। ठीक है? आउट ऑफ 70। ठीक है? तो ये थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ, अभी कल या परसों में ही नोटिफिकेशन कुछ आया है सीबीएसई का। ठीक है? तो +2 के बोर्ड में उस हिसाब से आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। विल अंडरस्टैंड अबाउट ज्योग्राफी, कि ज्योग्राफी है क्या चीज़, इसमें पढ़ना क्या है हमें। ठीक है? तो सबसे पहले तो आप लोगों से जानूंगा कि ज्योग्राफी के बारे में आप जानते क्या क्या, थोड़ा थोड़ा, कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है। ज्योग्राफी के बारे में कुछ बेसिक्स बताना। व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में पढ़ना क्या होता है, और आपको उसमें कितना पता है। ठीक है? ये 3 चीज आप लोग बताएंगे। तो एक एक करके आपसे शुरू कर लो। एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है? व्हाट इज ज्योग्राफी, सबसे पहला क्वेश्चन। स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, उसमें क्या क्या पढ़ना होता है? एग्रीकल्चर पढ़ना, और प्लैनेट्स के बारे में हो गया। ठीक है? और ठीक है, नेचर। आपने 10th में पढ़ी थी ज्योग्राफी? 10th में क्या क्या था सिलेबस में, कुछ आइडिया? रिसोर्सेज थे। 9th में भी रिसोर्सेज थे, है ना? तो बेसिक्स जो हैं हमारे, जिसको हम फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं, वो हमारे 6th 7th 8th में थे। ठीक है? वही हमें 11th क्लास में रिवाइज करने। 11th क्लास का जो हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन है वो वही है जो हमने 6th 7th 8th में पढ़ा था, उससे अलग नहीं है। ठीक है? तो आप बताओ ज्योग्राफी के बारे में क्या जानते हैं? ओके, और क्या क्या पढ़ेंगे इसमें?
जैसे कि लैंड मास हो गया, पॉपुलेशन हो गया, एरिया हो गया लैंड का, एंड एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, आप बताइए। Study about the earth related to earth and the nature, about the land mass and the altitudes and the different type of areas like mountains, plains, ठीक है, plateaus. ठीक है, आप बताइए। Geography is about the study of Earth, the life, wildlife sanctuaries, ठीक है, climate, how wildlife is existing in our world. ठीक है, Many water resources in our ठीक है, country. आप बताओ। Sir, it is study of different terrains and background. ठीक है, और इसमें पढ़ना क्या क्या है? Sir, how the resorts are अबाउट रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। ठीक है, चलो ठीक है, आप। Sir, about earth, planets, wildlife, and atmosphere. ठीक है, आप बता दो। Study of earth is known as geography, and agriculture के बारे में पढ़ते हैं, minerals, industries, and resources. ठीक है, आप बताओ। ज्योग्राफी बेसिकली अर्थ से रिलेटेड इसकी स्टडी होती है, उसको इन डेप्थ करना होता है, मिनरल्स जो अर्थ में मिलते हैं, ठीक है, रॉक्स हो गए, लैंड मासेस हो गया, क्लाइमेट हो गया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ठीक है, आप। नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, आप। फॉरेस्ट के बारे में, वाइल्डलाइफ। ओके, ठीक है, जो इनके अलावा है ये सारी चीज़ें। हाँ, बताओ। Mainly geography is the study of the history of earth. ओके, और The earth has many planets, mountains. ठीक है, ठीक। ऑलमोस्ट सभी ने सही दिया, जो भी बताया है वो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का एक पार्ट है। ठीक है ना, कोई भी सोशल साइंस इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करती है। हर सोशल साइंस का आपस में एक दूसरे के साथ लिंक है, इवन फिजिकल साइंसेस के साथ लिंक है। ठीक है ना, हर चीज को हम पढ़ेंगे, जो जैसे स्टडी ऑफ अर्थ बोला, दैट इज जियोलॉजी। ठीक है, तो हम जियोग्राफी को जब हम पढ़ेंगे तो जियोग्राफी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, जियो एंड ग्राफी। इन दोनों का मतलब हमें पता होना चाहिए बेसिकली। तो जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज ज्योग्राफी। ठीक है, फिर व्हाट टॉपिक्स वी विल कवर, देन व्हाट स्किल्स विल आई लर्न बाय लर्निंग द ज्योग्राफी, एंड व्हाट इश्यूज आई विल फाइंड आउट। क्या क्या इश्यूज हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। जैसे स्टबल बर्निंग सुना आपने? Yes. क्या होती है? कि जो भी पुराने ट्रीज वगैरह नहीं, जो जैसे कि ट्रीज तो कट जाते हैं, लोग सो क्रॉप्स काटने के बाद जो रेजिडुअल्स रह जाते हैं उनको जला देते हैं। उन्हें हम जला देते हैं, उसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। आपको ये पता है स्टबल बर्निंग करनी क्यों पड़ती है? Soil को use करके fertile करना। ठीक है, वो एक रीजन है, लेकिन ये अभी इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों बढ़ रहे हैं? इंसिडेंसेस ऑफ स्टबल बर्निंग आर ऑन राइज। व्हाई? Soil की fertility कम हो रही नहीं, उसका रिलेशन है ज्योग्राफी से। हमारा जो क्लाइमेट और वेदर पैटर्न है ये चेंज हो जाता है। जो रेन जिस मंथ में आती थी वो थोड़ी लेट आना शुरू हो गई। लेट आना शुरू हुई तो उन्होंने उस क्रॉप को उगाना बाद में शुरू किया, क्योंकि जिस हिसाब से रेन आएगी हमारा क्रॉपिंग पैटर्न उस हिसाब से चेंज होता है। तो क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हुआ। अब क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हुआ, ये अभी पकी नहीं है फसल, लेकिन दूसरी फसल को उगाने का टाइम आ गया है। वो टाइम लिमिट जो बीच में है ना, वो बहुत कम बच जाता है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो क्रॉप के जो रेजिडुअल्स हैं उसको हटाने का सबसे फास्टेस्ट मीन है
जला देंगे। अदरवाइज और भी मीन्स है, लेकिन बीच में टाइम मिलना चाहिए। लेकिन हमारा जो क्लाइमेटिक पैटर्न है, वेदर के जो पैटर्न है, रेनफॉल का जो पैटर्न है, वो चेंज हुआ है। उसकी वजह से दो क्रॉप्स के बीच में मिलने वाला टाइम कम हो गया। तो उस केस में फार्मर्स को सबसे इजीएस्ट वे लगता है कि इसको जला दो, उसका फायदा भी है, ओवरऑल नुकसान हो रहा है एनवायरनमेंट का, वो अलग बात है, लेकिन फार्मर्स तो अपने हिसाब से सोचेगा। तो इसलिए इसके केसेस आर ऑन राइज। ठीक है, तो दैट इज लिंक्ड विद द ज्योग्राफी। अगर हम उसको उस हिसाब से देखें, कोई भी इशू देख लेते हैं हम, फार्मर सुसाइड का अगर हम इशू देखें, वो भी ज्योग्राफी से लिंक्ड है। कल हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक पर्टिकुलर जगह पे ही क्यों हुआ? दैट इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी, क्योंकि वहां की ज्योग्राफी ने उनको अलाउ किया कि वो वहां सेटल हो सके, क्योंकि वो रिवर्स के आसपास था, फर्टाइल लैंड थी, एग्रीकल्चर ढंग से हो सकता था, वहां प्रोडक्शन हो पाया। और जहां पर भी फर्टाइल लैंड होगी पूरे वर्ल्ड में देखना, वहां पॉपुलेशन डेंसिटी आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी। वहां पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा दिखाई देगी। इंडिया की अगर हम बात करें, हमें पॉपुलेशन डेंसिटी गंगा रिवर सिस्टम के आसपास, यमुना रिवर सिस्टम के आसपास बहुत ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि यहां वो एलिवियल सॉइल मिल जाती है जो फर्टाइल होती है, एग्रीकल्चर अलाउ करती हैं अच्छे से। ठीक है, तो ज्योग्राफी हमारे रहने के पैटर्न से भी रिलेटेड है, ज्योग्राफी पहनावे से भी रिलेटेड है, ज्योग्राफी हर चीज से रिलेटेड होगी। सोशल साइंस का कोई भी सब्जेक्ट इंडिविजुअलिस्टिक हम नहीं पढ़ेंगे, उसको हम इंडिविजुअली नहीं पढ़ेंगे, उसको लिंक करके पढ़ेंगे बाकी चीजों से। ठीक है, तो ज्योग्राफी में ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि कैसे क्लाइमेट पैटर्न्स, वेदर पैटर्न्स चेंज होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। क्यों कभी कभी रेन कम आती है, कभी कभी ज्यादा आ जाती है, इसके पीछे चेंज होने के पीछे क्या कारण है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स हैं जो हम धीरे धीरे जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, मानसून कैसे आता है, उसका क्या प्रोसीजर होता है, मानसून में डिले क्यों होता है, सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। एल नीनो, ला नीना एक कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, वो क्या चीज है, सब पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आज सिर्फ बेसिक्स से हम शुरू करेंगे कि व्हाट इज ज्योग्राफी में। तो व्हाट इज ज्योग्राफी? ज्योग्राफी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट इज जियो एंड सेकेंड इज ग्राफी। और ग्राफी जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है, ग्राफेन। ग्राफी जो वर्ड आया है वो एक ग्रीक वर्ड है, ग्राफीन, और ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट अबाउट समथिंग, टू डिस्क्राइब समथिंग। और जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो भी एक ग्रीक वर्ड से आया है, गाया, GAIEA, वहां से वो जियो आया है। जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राफी का मतलब होता है टू राइट और टू डिस्क्राइब समथिंग। तो ज्योग्राफी क्या हो गया? टू राइट अबाउट अर्थ और टू डिस्क्राइब अर्थ, टू राइट अबाउट अर्थ और टू डिस्क्राइब अर्थ। अभी इसी से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मुझे बताओ अर्थ की शेप क्या है, व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ, क्या है? ओवल, ओके, और स्फेरिकल, और सब बिल्कुल गोल तो नहीं वैसे। क्या बोलते हैं उसको? शेप को कुछ नाम दिया जाता है? नहीं, नहीं, कुछ स्पेसिफिक नाम दिया जाता है उसे। अर्थ से ही रिलेटेड है, जियोइड। जियोइड, जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। जियो का मतलब होता है अर्थ, जियोइड हो गया अर्थ लाइक शेप। और अर्थ की जो शेप होती है ये ऐसी होती है, जो हमारी अर्थ है वो इस तरीके से, और इस शेप को हम क्या बोलते हैं? इसका मतलब होता है अर्थ लाइक। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस हमारे वर्ड में ही छुपी मिलेंगी, हमें बस उन वर्ड्स को समझना है। तो जियोइड का मतलब क्या है? अर्थ लाइक। तो अर्थ की शेप को हम जियोइड बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से होती है, थोड़ा सा फ्लैट आपको यहां पर मिलेगा पोल्स पे, इक्वेटर से थोड़ी सी फैली हुई मिलेगी। क्यों? इसके रोटेशन की वजह से।
अर्थ का जो रोटेशन है वो अलाउ करता है इसको इक्वेटर से फैलने के लिए और पोल से फ्लैट होने के लिए। तो अर्थ का जो शेप है वो पोल से थोड़ा थोड़ा फ्लैट होता जा रहा है और इक्वेटर से थोड़ा सा फैलता जा रहा है। तो ये कोई पर्टिकुलर ऐसा ज्योमेट्रिक शेप नहीं है जिससे हम इसका नाम ले दें, तो इसीलिए हमने इसके लिए अलग ही नाम रख दिया, वो है जियोइड। ठीक है, तो ज्योग्राफी क्या हो जाएगा? ज्योग्राफी क्या होगा? टू राइट और टू डिस्क्राइब अबाउट अर्थ। बहुत बेसिक सी, हालांकि बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व हैं, मैंने बहुत बेसिक से एक डेफिनेशन बताई है। ठीक है, अदरवाइज अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं इसकी, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं कि अर्थ इज स्टडी अबाउट ह्यूमंस एंड इट्स रिलेशन विद द अर्थ, या फिर प्लेनेट अर्थ एंड इट्स रिलेशन विद द एनवायरनमेंट। बहुत सारी अलग अलग हैं डेफिनेशन, हम इसको सिंपल रखेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल रखेंगे। टू स्टडी और राइट अबाउट द अर्थ इज नॉट टू स्टडी, नॉट टू बल्कि टू डिस्क्राइब एंड टू राइट अबाउट अर्थ इज ज्योग्राफी। ऐसे ही जीईओ वर्ड से हमारे बहुत सारे वर्ड हैं। हमने जीईओ को समझा कि जीईओ इज अर्थ, जियो इज अर्थ, तो जीईओ प्रीफिक्स लगा करके बहुत सारे वर्ड बनते हैं। तो इनके वर्ड्स देखते हैं कि आप कितने बता पाएंगे। सबसे पहले ज्योग्राफी, अभी हमने पढ़ा टू राइट और डिस्क्राइब अबाउट अर्थ। सेकंड इज जियोमेट्री। व्हाट इज जियोमेट्री? मेजरमेंट्स ऑफ शेप्स लाइक अर्थ। तो जहां पर शेप्स आ जाती हैं उनकी जब हम स्टडी करेंगे तो उसे हम ज्योमेट्री बोल देते हैं। तो जहां पर भी शेप्स की स्टडी होती है वो ज्योमेट्री होगी। मेट्रिक जहां पर भी होता है, मेट्रिक का मतलब होता है टू मेजर, टू मेजर। ठीक है, तो जियोमेट्री इज रिलेटेड टू शेप्स। देन नेक्स्ट इज जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक क्या है? जियोसेंट्रिक में अर्थ को सेंटर मान के यूनिवर्स को उसके अराउंड घुमाया जाता है। वेयर अर्थ इज सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, वो जियोसेंट्रिक हो गया, जियो प्लस सेंट्रिक। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर हम कहें जॉर्ज बुश सुना? कौन थे जॉर्ज बुश? जॉर्ज डब्ल्यू बुश कौन थे? अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। अमेरिका में जॉर्ज नाम से बहुत बड़ी कम्युनिटी रहती है। वो जॉर्ज का क्या मीनिंग है? अमेरिका में जॉर्ज नाम से बहुत बड़ी कम्युनिटी रहती है। जॉर्ज है क्या चीज बेसिकली? एनीवन हु इज वर्किंग ऑन अर्थ, हु इज वर्किंग ऑन लैंड, दैट इज फार्मर, दैट इज फार्मर। तो पुराने टाइम पे जो फार्मर्स थे उनको वहां जॉर्ज बोलते थे, और वही जॉर्ज आज एक कम्युनिटी के रूप में वहां पे। तो जॉर्ज इज अ नेम फॉर फार्मर। जॉर्जिया एक कंट्री है, जॉर्जिया एक कंट्री है। ये क्यों नाम है? जहां पर फार्मिंग बहुत ज्यादा है, लैंड ऑफ फार्म्स। ठीक है, तो जॉर्जिया हो गया। देन उसके बाद जियोथर्मल एक वर्ड हम पढ़ेंगे। हीट इनसाइड अर्थ, हीट एनर्जी इनसाइड द अर्थ, जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, थर्मल मतलब क्या होता है? हीट, थर्मोमीटर, है ना। वहीं पे जियो साइंस क्या होगी? साइंस ऑफ अर्थ, साइंस ऑफ अर्थ, जियो साइंस हो गया। जियो साइक्लिक क्या हो जाएगा? अर्थ का जो साइकिल है, रोटेशन है, रोटेशन ऑफ अर्थ, जियो साइक्लिक हो गया। एनीथिंग दैट इज रोटेशन लाइक अर्थ, उसे हम जियो साइक्लिक बोल देंगे, मोशन उसका। वहीं जियो कार्पिक क्या हो जाएगा? कार्पिक बेसिकली फ्रूट्स को बोल, मतलब बहुत सारे वर्ड हैं, वन ऑफ द मीनिंग इज फ्रूट्स। ठीक है ना, वो फ्रूट्स जो अर्थ के अंदर लगते हैं, वो फ्रूट्स जो जमीन के नीचे उगाए, वो जियोकार्पिक है। उन्हें हम क्या बोलेंगे? जियोकार्पिक। जियोलॉजी क्या होगा?
स्टडी ऑफ अर्थ। तो जियो वर्ड को पता होने से आपको बहुत सारे वर्ड भी पता लग जाते हैं, ठीक है। तो जियोलॉजी इज स्टडी ऑफ अर्थ, जियोग्राफी इज टू राइट एंड डिस्क्राइब अबाउट अर्थ। क्लियर है? ठीक है, ये हमने जियोइड बताया, फिर उसी के आधार पर अर्थ लाइक शेप, अर्थ लाइक शेप हो जाएगा जियोइड, ठीक है। अभी जब हम इसको पढ़ेंगे ज्योग्राफी को, तो बहुत सारी चीजें इसमें हम पढ़ते हैं। बेसिकली जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो अर्थ हो जाएगा, अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ के सरफेस पे जो हो रहा है उसको पढ़ेंगे, और अर्थ के एक्सटीरियर के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ के अंदर पढ़ेंगे, अर्थ के अंदर मेंटल है, कोर है, सारी चीजें पढ़ेंगे। अर्थ के सरफेस पे जो लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं उसको पढ़ेंगे, चाहे वो माउंटेन हो, चाहे वो प्लेट्यू हो, चाहे वो लेक्स हो, चाहे ओशियन हो, चाहे कंटिनेंट्स हो, उनके बारे में पढ़ेंगे। वहीं अर्थ के ऊपर भी क्या हो रहा है, उसका उससे क्या रिलेशन है, जो यहां पर अलग अलग स्फीयर्स हैं, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मीजोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ये सब भी पढ़ेंगे। और उसके बाद आउटर स्पेस को भी, अर्थ के आसपास का जो स्पेस है, यानी जिसमें हम यूनिवर्स को पढ़ेंगे, वहीं हम गैलेक्सी को पढ़ेंगे, मून को पढ़ेंगे, सन को पढ़ेंगे, उनका अर्थ से क्या रिलेशन है वो पढ़ेंगे। तो अर्थ, उसके अंदर, अर्थ के सरफेस पे और अर्थ के सराउंडिंग में जो भी हो रहा है वो सब हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और बहुत ही साइंटिफिक सब्जेक्ट है, इसको रटने से ज्यादा समझना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीजें देखेंगे कैसे समझनी है, ठीक है। रोटेशन और रिवॉल्यूशन पता है सबको? पता है व्हाट इज रोटेशन? अर्थ एक्सिस पे, अपनी एक्सिस पे जो रोटेट कर रही है दैट इज रोटेशन। बड़ा सिंपल है, एक्सिस है वहीं पर रोटेट कर रही है, एक पोजीशन पे रोटेट करना रोटेशन है। रिवॉल्यूशन अराउंड द सन जो चक्कर लगा रही है दैट इज रिवॉल्यूशन। हमारे साइंस में या ज्योग्राफी में हमें क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमें मून का हमेशा सिर्फ एक ही फेस दिखाई देता है, मून का अर्थ से सिर्फ एक ही फेस हमेशा दिखाई देता है। उसका रीजन क्या है? अगर हमें रोटेशन और रिवॉल्यूशन पता है तो हमें इसका आंसर पता होना चाहिए कि हमें मून का सिर्फ एक फेस क्यों दिखाई देता है। करेंगे सॉल्व आज उसे, ठीक है, आज उसी पे आएंगे। तो ज्योग्राफी में हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, ग्लोब पढ़ेंगे, मैप पढ़ेंगे, लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे, अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या प्रोसेस चल रही हैं, ठीक है, सब पढ़ेंगे। और अर्थ के आउटर स्पेस में किसने कहा? करता है, करता है, करता है, ठीक है। तो बेसिकली उसके आएंगे क्वेश्चन के ऊपर, उसको छोड़ नहीं रहा हूं, टेंशन मत लो, ठीक है। उसको भी सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करके जाएंगे आज कि क्यों हमें मून का सिर्फ एक ही फेस दिखाई देता है। लेकिन उससे पहले ज्योग्राफी में जब हम पढ़ते हैं तो 3 क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट। जो भी फीचर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो अर्थ के इंटीरियर में, चाहे अर्थ की सरफेस पे, चाहे अर्थ के आउटर स्पेस पे, वो क्या है। तो पहला क्वेश्चन इज व्हाट। सेकंड है वेयर, कि जो भी फीचर्स दिखाई दे रहे हैं वो कहां कहां हैं। सेकंड इज वेयर। आजादी से पहले ब्रिटिशर्स के टाइम तक हम सिर्फ इन्हीं 2 क्वेश्चंस को देखते थे, हम सिर्फ लोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को देखते थे, 2 ही फीचर्स को हम चेक करते थे पहले, लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को। लेकिन हमें समझ में आया सिर्फ इससे तो ये साइंस कंप्लीट नहीं होती। अगर इस स्टडी को हमें साइंटिफिक बनाना है तो हमें वाई क्वेश्चन मार्क ऐड करना पड़ेगा हर चीज पे, हर चीज का एक एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, तभी हम उसको साइंटिफिक बना पाएंगे। और फिर उसके बाद से हमने इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। तो थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वाई ऑफ द फीचर्स।
पहला कि कोई भी फीचर है तो उसका नाम क्या है, वो कहाँ कहाँ है और है तो क्यों है, उसका होने का रीजन क्या है। दिन होता है पूरे अर्थ पे, एक टाइम पे दिन कहाँ कहाँ होगा और दिन होता क्यों है। ये क्वेश्चंस जब हम पता कराएंगे तो कहीं ना कहीं हम साइंटिफिक स्टडी की तरफ लेके जाएंगे ज्योग्राफी को। तो हर एक चीज को हम इस तरीके से पढ़ेंगे। हमें अमेरिका से इंडिया पहुंचना है तो हम किस किस रास्ते से आ सकते हैं, क्या क्या चीजें हम पार करेंगे, तो मैप में वो चीजें हम पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है, ठीक है। आज हम कुछ बेसिक्स देखेंगे। ये रिलेशन है ज्योग्राफी का अदर साइंसेस से। ज्योग्राफी का अदर साइंसेस से क्या रिलेशन हो सकता है। जब हम ज्योग्राफी को सोशियोलॉजी के साथ जोड़ेंगे तो सोशल ज्योग्राफी हो जाएगी। वहीं हम उसको एंथ्रोपोलॉजी के साथ जोड़ दें तो एंथ्रोपो ज्योग्राफी हो जाएगी। हिस्ट्री के साथ जोड़ दें, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे। वहीं हम उसको एस्ट्रोनॉमी के साथ जोड़ दें तो कार्टोग्राफी एंड जीआईएस हो जाएगा। कार्टोग्राफी क्या होता है? मैप्स, मैप्स 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 जहां हम मैप्स बनाते हैं, मैप्स को स्टडी करते हैं, वो कार्टोग्राफी में आता है, ठीक है। देन उसके बाद जियोलॉजी में पढ़ेंगे तो जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, स्टडी इनसाइड द अर्थ, जियोमॉर्फोलॉजी आ जाएगा। देन उसके बाद मेटीरियोलॉजी में पढ़ेंगे तो क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, ओशियनोग्राफी पढ़ेंगे, हाइड्रोलॉजी पढ़ेंगे। हर साइंस का ज्योग्राफी के साथ कहीं ना कहीं रिलेशन मिलेगा। और जब हम पढ़ रहे होंगे उसमें साइंस के अलग अलग, चाहे सोसाइटी के हो गए, चाहे फिजिकल साइंसेस के हो गए, चाहे हिस्ट्री के हो गए, उन कॉन्सेप्ट्स को उठाकर लेके आएंगे और उससे उसको जोड़ के पढ़ेंगे। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। जहां पर एक सेकेंड, एंथ्रोप का मीनिंग होता है ह्यूमन, ह्यूमन ह्यूमन काइंड भी हम कह सकते हैं। तो इससे भी बहुत सारे वर्ड बनते हैं। एंथ्रोपोलॉजी तो पढ़ा हमने। एक होता है मिज़ेंथ्रोप। मिज़ेंथ्रोप क्या होता है? मिस जहां लग जाता है वो कहीं ना कहीं हेट्रेड को दिखाता है। एनीवन हु हेट्स मैनकाइंड या ह्यूमन बीइंग्स इज मिज़ेंथ्रोप। Anyone who hates humankind or mankind is misanthrope, ठीक है। तो ये भी वोकैब की क्लासेस आपकी कुछ लगेंगी शुरुआत में, ठीक है। जब हम न्यूज़पेपर शुरू करेंगे पढ़ना, उससे पहले थोड़ी बहुत वोकैब को हम डेवलप करेंगे। तो उसमें आपको एक बुक के थ्रू पढ़ाया जाएगा, तो बहुत सारे वोकैब के सेशंस होंगे। तो उसमें हम ये सब रूट वर्ड्स भी पढ़ेंगे कि कैसे वर्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ताकि हम जब न्यूज़पेपर पढ़ें तो डिफ़िकल्टी हमें कम फेस करनी पड़े, ठीक है। तो न्यूज़पेपर शुरू करने से पहले हम थोड़ा वोकैब पे काम करेंगे, क्लियर है। तो उसमें ये सारे वर्ड्स आएंगे कि एंथ्रोप क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी और क्या क्या वर्ड बन सकते हैं, मिसएंथ्रोप क्या है, ठीक है। बहुत सारे वर्ड हैं उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये बेसिकली हमारी ब्रांचेज हैं ज्योग्राफी की जो हमें पढ़नी होती हैं, जो हमने 6th, 7th, 8th में पढ़ी, जो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे वो ये है। जो हमने 6th, 7th, 8th में पढ़ी थी और जो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे वो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का आ जाएगा, जिसमें 2 बुक्स हमें पढ़नी है। एक तो आपका फिजिकल ज्योग्राफी हो गया और सेकंड इज इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। और जब हम 12th क्लास में जाएंगे फिर से वो पढ़ेंगे जो हमने 19th में पढ़ा था, रिसोर्सेज वाला ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। तो वहां पर हम फिर से वो चीजें पढ़ेंगे। हमेशा किसी भी सब्जेक्ट को इंप्रूव करने का स्कूलिंग या एनसीईआरटी हमें 3 बार मौके देती है। फर्स्ट 6th क्लास में, 6 से 8 तक एक बार कवर करते हैं, फिर 9th, 10th में दोबारा से उस सब्जेक्ट को कवर किया जाता है, फिर भी नहीं होता तो 11th में फिर से एक बार मौका मिलता है कि हम उन सब्जेक्ट्स के बेसिक्स को एकदम सही कर लें। उन चीज़ों को दोबारा से रिवाइज कराया जाता है जो 6 से लेके 10 तक हमने पढ़ा है, ठीक है।
तो वो सारे बेसिक्स भी हम साथ में कवर करेंगे जो हमने 6 से लेकर 10 तक पढ़े होंगे। तो कुछ चीजें बुक में नहीं है वो भी हम साथ के साथ पढ़ते चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसे, ठीक है। तो ये कुछ ब्रांचेज हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, देन ह्यूमन ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल टेक्निक्स, कि उनको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स यूज करके क्या कर सकते हैं, तो ये टेक्निक्स में आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ ब्रांचेज हैं, धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। अभी इसको पढ़ाने का कोई फायदा भी नहीं है, थोड़ी देर बाद भूल जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए ये आपके फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे उसकी बुक के फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है डायग्राम ऐसे कैसे, ठीक है। जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था वो डायग्राम भी उसी बुक का है। ये ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन होती हैं कि कैसे जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट को लिया, उसमें हम सेंसर लगा देंगे तो उसकी लोकेशन हम पता लगाते रहेंगे, उसकी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी हमें पता रहेगी कि ये कहाँ पर पोजीशन है कहाँ नहीं, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी जीएस, ठीक है। ये हमें पढ़ना है आउटर स्पेस में कि व्हाट आर दीज ऑब्जेक्ट्स, व्हाई दे ट्विंकल एट नाइट। ये हमारे क्वेश्चंस हैं ज्योग्राफी में। सिर्फ व्हाट से काम नहीं चलेगा, व्हाई भी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये क्या ऑब्जेक्ट्स हैं? स्टार्स हैं। स्टार्स होते क्या हैं? गैस से मिलकर बनते हैं और इनके अंदर जो गैस की रिएक्शंस होती हैं उसकी वजह से ट्विंकल। ये सारे स्टार्स हैं क्या? पहली बात तो ये है। प्लैनेट भी होते हैं। स्टार्स और प्लैनेट में क्या अंतर है? प्लैनेट ट्विंकल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? नहीं, जो स्टार्स की बेसिक डेफिनेशन है दैट इज वो सेलेस्टियल बॉडी। ये जो भी हमें दिखाई दे रही है वो सब सेलेस्टियल बॉडीज है। जो सेलेस्टियल बॉडीज खुद की लाइट और हीट एमिट करते हैं वो स्टार हैं। जिनके पास अपनी खुद की लाइट और हीट होगी वो स्टार्स हैं। जिनके पास नहीं है उनको हम अलग अलग नाम से जानेंगे। प्लैनेट वो हैं जो किसी सोलर सिस्टम में सन के अराउंड घूम रहे हैं। प्लैनेट क्या है? जो किसी प्लैनेटरी सिस्टम में, सोलर सिस्टम में सन के अराउंड घूम रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी चीजें डिफाइन करेंगे हम उसको। प्लैनेट की सिर्फ ये सिंपल डेफिनेशन नहीं है। अगर ये डेफिनेशन होती तो प्लूटो आज भी प्लैनेट की काउंटिंग में आता। 2005 में हमने प्लूटो को प्लैनेट की डेफिनेशन से आउट कर दिया क्योंकि वो डेफिनेशन में फिट नहीं बैठ रहा था। एक डेफिनेट ऑर्बिट होना चाहिए, उसका ऑर्बिट था ही नहीं कुछ। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो सन के अराउंड घूम रहे हैं लेकिन उनका साइज बहुत छोटा है, एस्ट्रॉइड बोलते हैं उन्हें, है ना। तो बहुत सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, सिर्फ स्टार्स नहीं होंगे। तो जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उन्हें हम बोलेंगे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। क्यों ट्विंकलिंग करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे। दिन में हमें चांद और तारे नहीं दिखते, कई बार दिख जाता है। चांद भी दिख जाता है कई बार, शाम के टाइम, सुबह के टाइम, है ना। लेकिन दिन के टाइम नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते ये भी हम पढ़ेंगे। क्यों नहीं दिखते? रोशनी में तो ज्यादा दिखने चाहिए। रोशनी में चीजें हमें दिखती है ना, दिन में तो रोशनी होती है और दिन में ही गायब हो जाते हैं। क्यों? बहुत कम, बहुत कम। दिन के टाइम पे जनरली हमें सन दिखाई देता है, ये नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? सन की रोशनी ज्यादा है, इनकी रोशनी कम रह जाती है। इनकी रोशनी कम रह जाएगी तो नहीं दिखेंगे, ठीक है। और रात के टाइम पे सन नहीं होता है तो उनकी रोशनी हमें दिखाई देती है। हमें वो नहीं दिखते, हमें उनकी रोशनी दिखाई दे रही है, रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो दिन में उनकी रोशनी कम पड़ जाती है दिखाई देने के लिए, तो इसीलिए दिन में हमें नहीं दिखते।
तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करने हैं, और जिसमें से ये क्वेश्चन आ गया जो अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि मून का सिर्फ एक फेस हमें क्यों दिखता है। उससे पहले प्लैनेटरी सिस्टम जब हम पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम जब हम पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे कि एक सन है, उसके आसपास जो चीजें रिवॉल्व कर रही हैं उसे हम प्लैनेट कहते हैं। और ये स्टार से इसलिए अलग हैं क्योंकि इनकी खुद की लाइट और हीट नहीं है, वो सब सन के ऊपर डिपेंडेंट हैं और इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के में बंध के इसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। मीटियोर्स भी पढ़ेंगे, मीटियोरॉइड भी पढ़ेंगे और मीटियोराइट्स भी पढ़ेंगे। उसके लिए आपको 3 लेवल पता होने चाहिए। सबसे पहले ये 3 लेवल पे हम इसे पढ़ेंगे। अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर कोई भी छोटा टुकड़ा है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट से अलग हो गया है, वो मीटियोरॉइड है। वो क्या है? मीटियोरॉइड है। जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो एटमॉस्फेयर से फ्रिक्शन होने के कारण वो लाइट एमिट करेगा, वहां जलने लगेगा। उस केस में उसे हम मीटियोर बोलते हैं। फिर भी वो इतना बड़ा है कि उस फ्रिक्शन से पूरा नहीं जल पाता, कुछ हिस्सा अर्थ पे आकर के गिर जाता है। तो जो हिस्सा अर्थ पे आकर के गिरा उसे हम मीटियोराइट बोल देते हैं। ठीक है, ये 3 लेवल पे होता है। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर है, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में है और ये अर्थ की सरफेस पे है। ऑब्जेक्ट एक ही है, ऑब्जेक्ट एक ही है, बस पोजीशन कहां है उसके हिसाब से हमने उसका नाम चेंज कर दिया। ठीक है, कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो टुकड़ा अलग हो गया है, छोटा टुकड़ा है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर है, तो क्या हो जाएगा? मीटियोराइड। अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गया तो क्या हो जाएगा? मीटियोर। और सरफेस पे आके गिर गया तो क्या हो जाएगा? मीटियोराइट हो जाएगा। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे उसको। यहां पर सन के कारण, सन से जो एनर्जी मिल रही है जिसको, और सन की ग्रेविटेशन के कारण जो उसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, वो प्लैनेट्स हो गए। अब जो प्लैनेट्स के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं उसे क्या बोलेंगे फिर? मून नहीं, सैटेलाइट। सैटेलाइट, मून इज अ सैटेलाइट। वो कौन सी सैटेलाइट है? नेचुरल सैटेलाइट है। एक मैन मेड सैटेलाइट होती है जो हमने बनाई है, लॉन्च की है अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटने के लिए। ठीक है, सन के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं तो प्लेनेट हो गया। प्लेनेट के चारों तरफ कोई चीज चक्कर काट रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सैटेलाइट बोलेंगे। सैटेलाइट नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती है। अभी हम इतने साइंटिफिकली डेवलप नहीं हुए हैं कि हम प्लेनेट भी बना दें, इसलिए प्लेनेट सारे नेचुरल हैं। ठीक है, क्या चीज? हाँ, सैटेलाइट है वो सब, क्योंकि मून भी तो इस अर्थ के चारों तरफ है ना, तो मून के अराउंड कोई भी चीज चक्कर काट रही होगी वो अर्थ के अराउंड तो अपने आप ही काटेगी। सबका नहीं है, लेकिन जिनका है, जैसे सैटर्न काम करेंगे सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, एक से ज्यादा भी है, सिंगल भी है। ठीक है, जुपिटर सैटर्न के देखेंगे तो 80-80, 90-90 मून है उनके पास। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम हमारे क्वेश्चन पे आए। हमेशा एक ही फेस दिखाई देता है मून का हमें। इसके पीछे एक ही रीजन है, नहीं, हमारा रोटेशन का पीरियड और मून का रिवॉल्यूशन का पीरियड इज सेम। रोटेशन ऑफ अर्थ is equal to revolution of ये रीजन है। अब इससे कैसे होगा? इसके लिए मुझे कोई 2 लोग चाहिए यहाँ पर स्टेज पे। कोई भी आ जाओ, 2 आ जाओ, आ जाओ। हाँ, कनाप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कोई बात नहीं।
रोटेशन क्या है? अपनी एक्सिस पे घूमना है। इनमें से अर्थ किसको बनाए? अर्थ, मून, ठीक है। आप अर्थ, आप यहां खड़े हो जाओ सेंटर पे, ठीक है, फेस उसकी तरफ। आपको करना है रोटेट और आपको करना है रिवॉल्व। कैसे करना है मैं बताता हूं। ये जिस साइड घूमेंगे, ठीक है, आप थोड़ा सा इस साइड 90 डिग्री घूमेंगे और आपको अपना फेस इसी तरफ रखना है, इसकी तरफ, क्योंकि फेस एक ही दिखाई देता है मून का, ठीक है। तो आप इस साइड घूमिए थोड़ा सा, आप ऐसे आओ, हाँ ऐसे आओ, बस यहीं रुक जाओ, यहीं पे, हाँ आप आ जाओ, ऐसे आ जाओ, यहीं खड़े हो जाओ। इनका फेस पहले किस साइड में था? मून का फेस इस साइड में था, अर्थ की साइड में था। अर्थ ने रोटेट किया, जितना अर्थ ने रोटेट किया उतना ही मून ने रिवॉल्व किया। मून अपनी पोजीशन चेंज करके यहां से आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। फेस इनका पहले इस डायरेक्शन में था, अब फेस किस साइड है? मून का उस साइड है, यानी अर्थ की तरफ सेम है। अभी आप उस साइड घूमो, उस साइड चले गए। पहले इस साइड मून का फेस था, रोटेशन के टाइम पे यहां पे अर्थ थी। अर्थ जितनी देर में रोटेट करके गई है, मून का वही फेस रोटेट होके वहां पे गया। अब ये इस साइड घूमेंगे, आप इधर आओगे, मून का फेस, अब अर्थ का फेस किस साइड है? उधर है। मून का सेम फेस है, ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर चुके हैं। पहले इस साइड देख रहे थे, अब उस साइड देख रहे थे, उधर से इधर देख रहे थे, इधर से इधर। इनका रिवॉल्यूशन का पीरियड उतना ही है जितना इनका रोटेशन का, यानी अगर इनका फेस इधर है तो यहाँ पे रोटेट कर रहे होंगे। ये जितनी देर में इस पोजीशन पे आएंगे उतनी देर में मून भी आ जाएगा इधर। तो ये हमारा रोटेशन इज इक्वल टू रिवॉल्यूशन है, और ये रीजन है कि हमें मून का फेस एक ही दिखाई देता है हमेशा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? जाओ जाओ जाओ। समझ में है क्यों दिखाई देता है? क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है। तो रोटेशन ऑफ अर्थ इज इक्वल टू रिवॉल्यूशन ऑफ मून। जब रोटेशन और रिवॉल्यूशन की स्पीड सेम हो जाती है मून की और अर्थ की, उस केस के कारण ही हमें मून का सिर्फ एक ही फेस दिखाई देता है। और अभी रिसेंटली इंडिया ने हमारा जो लैंडर है वो कहाँ लैंड करवाया है? डार्क साइड पे, जो उसका साउथ पोल जिसे हम कहते हैं, मून के डार्क साइड में हमने, और इंडिया पहला कंट्री बना है जिन्होंने उस पोल पे लैंड करवाया, ठीक है। तो इस साइड तो बहुत सारे लोग गए हैं, उसके अपोजिट साइड में कोई नहीं गया, ठीक है। तो यही वो चीज दिखा रही है। इसकी आंख देखो तो अर्थ के सामने ही रहेगी हमेशा। क्लियर है? तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन है। हम ज्योग्राफी में कुछ मून के फेसेस भी पढ़ते हैं। वो मून के फेस ऐसे क्यों बन जाते हैं? कभी तो फुल मून दिखाई देता है, किसी दिन दिखता ही नहीं है, कभी तो पूरा है कभी है ही नहीं, बीच में क्रिसेंट शेप हो जाती है। क्यों हो रही है? 14 डेज का पीरियड होता है। क्यों रहा है ऐसा? सन की लाइट जितनी पड़ेगी उतना दिखेगा। मून हमें क्यों दिखाई देता है? मून की अपनी कोई लाइट नहीं है। मून हमें तब दिखाई देता है जब सन की लाइट से रिफ्लेक्ट होकर के वो लाइट हमारे तक पहुंचती है। तो सन से कितनी लाइट रिफ्लेक्ट होकर पहुंच रही है उतना ही मून दिखाई देगा। यहां मून है, यहां अर्थ है, यहां सन है। यहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, मान लो सिर्फ इतनी फेस पे दिखाई दे रही है, इतनी फेस पे लाइट पड़ रही है सन की, तो हमें इतना ही फेस दिखाई देगा। अब मून यहां आ गया, सन की लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस इधर ही चली जाएगी। इसकी लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहां आ ही नहीं रही है अर्थ पे, यहां दिखाई नहीं देगा। अब मून की पोजीशन यहां है, दिखाई देगा? दिखाई देगा। हमारा जब इसको हम देखेंगे ना, इसकी लाइट जो है यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां तक आती है,
और ये पूरी लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस अर्थ तक जाती है। यहाँ हमें पूरा मून दिखाई देता है। हाँ, अर्थ बहुत छोटी, ये सन इतना नहीं है। सन तो हमारा 3 लाख गुना है अर्थ से, अप्रोक्सीमेटली 3 लाख टाइम्स। तो यहां से पूरी की पूरे हमें मून दिखाई देगा क्योंकि पूरा रिफ्लेक्शन होगा। तो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ मून कि वहां से कितनी लाइट रिफ्लेक्ट होके अर्थ तक आ रही है, उतना ही फेस हमें मून का दिखाई देता है। यहां पे सिर्फ इतना दिखाई दे रहा है, यानी कि सिर्फ इतनी लाइट रिफ्लेक्ट होके यहां तक पहुंच रही है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सर जो मून का कलर चेंज कभी कलर चेंज कहाँ होता है? सर कभी कभार रेड होता है। वो रेड प्लेनेट अलग है, आप मार्स की बात कर रहे हो। यही सर में कई बार सर होता है दिन में रात को येलोइश होता है। थोड़ा सा येलोइश ना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर का भी फैक्टर हो सकता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन कितना, वही फैक्टर हो सकता है। ठीक है ना? हमारा अर्थ से यहां तक लाइट आ रही है तो कितना फिल्टर होके आ रही है, हमें तो वही कलर दिखाई देगा ना जिस तरह का फिल्टर लाइट हमारे पास पहुंचेगी। तो बीच का एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करेगा। फुल मून होता है जब ही दिखता है येलो, ऐसे जब नहीं दिखता। फुल मून होता है ना जब ही येलो दिखता है हल्का सा, हाँ, क्योंकि पूरी लाइट उस पर रिफ्लेक्ट होके आ रही है, इस वजह से रिफ्लेक्शन कंप्लीट है उसमें। ठीक है ना? वो हल्का है, वो बहुत ज्यादा ऐसा येलोनेस दिखेगा नहीं, दिखेगा वो ब्लूनेस ही रहेगा। थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि रेडनेस उसमें आ जाती है ड्यू टू द लार्ज रिफ्लेक्शन, हम कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा कलर जब हाँ, ऑलमोस्ट तब। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। जैसे और हम एग्जांपल लें, हमने बताना ये पॉइंट है, आप मुझे इसका एड्रेस बताओ। ये बोर्ड है, बोर्ड के अंदर ही मैंने पॉइंट रखा है, आप मुझे इसका एड्रेस बताओ। कैसे? एक्स और वाई एक्सेस। यानी अगर कोई भी प्लेन एरिया है, हमें किसी का एड्रेस डिफाइन करना है तो हमें कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी ना। हमें बताना पड़ेगा, मैं यहां से 10-12 लाइनें खींच देता हूं। इस लाइन का नाम दे देता हूं 1 2 3 4 5 6। इसका नाम दे देता हूं ABCDEFGH। अब मुझे इस डॉट का एड्रेस बताना थोड़ा आसान हो जाएगा। एड्रेस हो जाएगा कि ये कहीं ना कहीं B और यहां से 2, B और 2 लाइन के आसपास कहीं है। बता पाऊंगा? इसको और डिफाइन करूंगा तो बीच में 1-2 लाइन और खींचूंगा, जैसे ग्राफ पे होती है, जैसे ग्राफ पे होती है सेम। तो अर्थ पे भी हमें किसी का एड्रेस बताना है तो हमने ऐसी कुछ इमेजिनरी लाइंस खींची हुई है। उन इमेजिनरी लाइंस को लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के नाम से हम जानते हैं। हालांकि सिर्फ उसका पर्पस एड्रेस बताना नहीं है, बहुत सारे पर्पस है। ये मैंने उसका वन ऑफ द सिंपल पर्पस बताया कि क्या है, एड्रेस डिफाइन करना। जैसे प्लेन मूव कर रहा है कोई भी, वो प्लेन किस पोजीशन में है अर्थ के, उसको ऊपर से अर्थ नहीं पता लग रही किस पोजीशन में, कैसे पता लगाएगा? वहां वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स नापते हैं जीपीएस के जरिए, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के जरिए। और उस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की मदद से वो बता पाते हैं कि अभी फिलहाल आपके एयरक्राफ्ट की पोजीशन यहां पर है। तो इसीलिए हमने अर्थ पे भी उस एड्रेस को डिफाइन करने के लिए, और भी बहुत सारे पर्पस हैं, मैं एक सिंपल पर्पस बता रहा हूं, उस एड्रेस को डिफाइन करने के लिए हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस यहां से खींची हुई। जो इस तरह की लाइंस हैं इन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स।
और जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट करती हुई लाइंस हैं, इन्हें बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड्स। इन्हें क्या बोलेंगे हम? लॉन्गिट्यूड्स। तो जो फ्लैट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, उन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। और जो लंबी लाइंस हैं उन्हें हम बोलेंगे, वर्टिकल लाइंस को लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है। हमारे जो लैटिट्यूड्स हैं इन्हें हम पैरेलल्स भी बोलते हैं। जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं, उनका नाम है पैरेलल्स। ऐसा क्यों? लैटिट्यूड को हम पैरेलल्स भी बोलते हैं, क्यों? ये एक दूसरे से पैरेलल हो नहीं है। ये जो है सर्कुलर मोशन में एक दूसरे के पैरेलल चलती है। ठीक है, ये एक दूसरे को कभी कोइंसाइड नहीं करती है। ठीक है। जो सबसे लंबी लैटिट्यूड है वो अर्थ के सेंटर से कहीं से जाएगी, उसको हम इक्वेटर बोल देते हैं। हालांकि बहुत डिटेल में करेंगे हम इन चीजों को, अभी मैं सिंपल बता देता हूं। और जो सबसे छोटी लैटिट्यूड होगी वो कहाँ होगी? वो हमारे 90 डिग्री पे है। यहाँ पे कोई लाइन ही नहीं है, सिर्फ डॉट है, होल है जो हमारी। ठीक है। और जितनी भी लॉन्गिट्यूड है वो सब सिमिलर लेंथ की होती है, क्योंकि वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल ही कनेक्ट कर रही हैं, चाहे आप किसी भी साइड चले जाओ तो सिमिलर होती है। लेकिन लैटिट्यूड्स यहाँ सबसे लेंथी मिलेगी और छोटी होती चली जाएगी टुवर्ड्स द पोल। और इन्हीं के आधार पे हम अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स को बांटेंगे। इन्हीं के आधार पे हम इंडिया की पोजीशन बताएंगे। इन्हीं के आधार पर हम बताएंगे कि किसी भी कंटिनेंट की पोजीशन कहाँ है। तो इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करता है, कोई बताएगा? अगर मैंने ये लाइनें छाप दी, साउथ ईस्ट ऑफ एशिया है वो। ग्लोब में पूछ रहा हूं मैं, ग्लोब में इंडिया की पोजीशन क्या है? मैं इसको ये दो हेमिस्फेयर में बांट दिया इक्वेटर ने। इक्वेटर ने हमें दो हेमिस्फेयर में बांटा है, एक तो नदर्न हेमिस्फेयर और एक सदर्न हेमिस्फेयर। दो हो गए। ये कौन सा है? नदर्न। और ये कौन सा हो जाएगा? सदर्न। दो हेमिस्फेयर है। इंडिया की पोजीशन नॉर्थ में है कि साउथ में? नियर द इक्वेटर है, लेकिन नॉर्थ में। नॉर्थ में पहली चीज तो क्लियर होगी कि नॉर्थ में। अब एक 0 डिग्री की लॉन्गिट्यूड जाएगी, 0 डिग्री की लॉन्गिट्यूड जाएगी। 0 डिग्री की लॉन्गिट्यूड ब्रिटिश ग्रीनविच मीन टाइम जिसे हम बोलते हैं, वहां से होकर गुजरती है। ठीक है। उससे हम डिग्रीज में करते हैं। इस साइड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे 180 डिग्री तक जाएगा। और इस साइड भी जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 180 तक। इस साइड वेस्ट हो जाएगा और इस साइड ईस्ट हो जाएगा। अब इंडिया की पोजीशन वेस्ट में है कि ईस्ट में? ईस्ट में। इंडिया की पोजीशन है ईस्ट में। तो ग्लोब में अगर हम देखें तो इंडिया की पोजीशन है नदर्न हेमिस्फेयर में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में हमारे पड़ता है। अगर हम ग्लोब के हिसाब से देखें तो इस हिसाब से भी हम मैप्स को स्टडी करें। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ज्योग्राफी में पढ़नी है। ठीक है। तो आज की क्लास को तो हम इतना ही रखेंगे और बहुत सारी जो सिलेबस है मंडे से हम शुरू करेंगे, वो बता देता हूँ। ठीक है। जीरो ईयर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब जब बर्थ हो गया है तो उनके साथ रहने वाले लोग हैं, वो हैं इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। उसको हम बोलेंगे एनो डोमिनी या फिर एडी। और जो इससे पहले जो रोग रह लिए उसे हम बोलेंगे बिफोर क्राइस्ट।
या फिर इसी को थोड़ा सा सेक्युलर कर देते हैं, जीसस क्राइस्ट को सीन से हटा देते हैं, तो उस केस में हम कैसे डिफाइन करेंगे? 0 से पहले तो कॉमन एरा, सॉरी 0 के बाद में कॉमन एरा, और इससे पहले बिफोर कॉमन एरा। उसके बाद इस टाइमलाइन पे जैसे मैथमेटिक्स में इंटीजर्स को रखते थे, सेम रख दो। इस साइड 1 2 3 4 5 6 7 100 कर लो, चाहे 200 300, और ये साइड ऐसे चलता जाएगा। उस साइड भी जाना है, यहाँ पर भी ऐसे ही 100 कर लो, 200 कर लो, 300 कर लो, 400 कर लो, 500 कर लो, और ये उस साइड भी चलता चला जाएगा। कोई भी ईयर इससे पहले का होगा तो उसके साथ या तो आपको BC लिखा मिलेगा या फिर BCE लिखा मिलेगा। अगर मान लो मैं बोलता हूं कि इट इज 300 BC या फिर BCE, तो उसका क्या मतलब होगा? इस 0 से 300 साल पहले की बात हो रही है। इस 0 से 300 साल पहले की बात हो रही है। अगर मुझसे इससे आगे की बात करनी है, 2024 की बात करनी है, तो 2024 है क्या चीज? या तो ये AD है या CE है, यानी ये 0 से 2024 साल आगे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, और कोई डाउट हो इसमें? क्लियर है? ठीक है, तो करें अभी। टाइम 48 12:05 पे आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लास है। ठीक है, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, पानी वानी पी लीजिए। ठीक है, फिर ग्रामर की क्लास है। और कोई आज की क्लास में डाउट हो तो पूछो। कोई डाउट नहीं? पक्का? ठीक है, इजी लग रहा है? इजी टॉपिक लेके आया इसलिए इजी लग रहा है। ठीक है, आएंगे थोड़े मुश्किल टॉपिक भी आएंगे बीच में। ठीक है, लेकिन उसे भी हम इजी बना के ही पढ़ेंगे, टेंशन लो, मुश्किल कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत ही टेक्निकल टॉपिक्स हैं, बस समझ में आ जाए तो बहुत इजीली हम उनको कर पाएंगे। बस समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन उसको हम इजी बना के समझेंगे। थोड़ा प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ सीखेंगे, वीडियोस के द्वारा सीखेंगे, एनिमेशन से सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लर्निंग का प्रोसीजर चलेगा।